आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आज से ये एफपीओ ओपन हो चुका है। मंडे इसका लास्ट डे होने वाला है सब्सक्रिप्शन के लिए। क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, यहां पे काफी ज्यादा अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये एफपीओ में अप्लाई करना आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। इस एफपीओ का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे सामने और पॉजिटिव पॉइंट ये आ रहा है इसकी एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट में ऑलरेडी काफी सारे बड़े इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, प्लस 5 फंड हाउसेस ने भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। मतलब यहां पे हमें काफी थम्स अप बड़ा सा मिल जाता है इसकी एंकर लिस्ट में। सेकंड, गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो इस कंप्लीट कंपनी को, वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, उन्हें फेल होने नहीं देंगे। वैसे भी मेरा हमेशा मानना है इंडिया जैसी इकोनॉमी में कोई भी बड़ी बैंक हो गई, चाहे वो येस बैंक की क्यों ना हो, उसको कभी भी खत्म होने नहीं दिया जाएगा। कोई भी बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री होगी उसे खत्म होने नहीं दिया जाएगा। आप भी समझो कि जब एकदम स्टॉक अच्छा है, जस्ट में दिक्कत स्टार्ट हुई, उसी समय में गवर्नमेंट सपोर्ट कर देगी? नहीं। सपोर्ट कब करेगी हमें नहीं पता, पर सपोर्ट करेगी इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है। वैसा ही हमें यहां पे भी देखने को मिला। अगर मैं कैटेगरी वाइज इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके सामने पुट फॉरवर्ड करूं तो इस कंप्लीट आईपीओ में सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी हो जाएगी बिग एचएनआई की। बिकॉज बिग एचएनआई के लिए 3600 करोड़ का टोटल कॉर्पस है जो एलोकेटेड है। एक बड़ा कॉर्पस हो जाता है। इस कॉर्पस में 84,000 एप्लीकेशन आएगी, तभी एक गुना होगा। अगर आपको लगता है कि ये एफपीओ अच्छा और इसमें आपको अलॉटमेंट के चांसेस अपने सबसे मैक्सिमम करने हैं, तो यहां पे बिग एचएनआई की कैटेगरी में सबसे अच्छा अलॉटमेंट के चांसेस आपके लिए हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पे ये भी है कि अगर बिग एचएनआई का कोटा 5 गुना नहीं होता है और 5 गुना से कम रह जाता है, तो इवन 10 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट मिलेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं आपके लिए, देखिए बिग एचएनआई में यूजुअली अगर वो 5 गुना हो जाता है तो सबको 2-2 लाख का अलॉटमेंट मिल जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला कहता है। अब अगर 5 गुना भी नहीं हो पाता बिग एचएनआई आखिरी दिन तक, और सपोज करते 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना हो जाता है, अगर ये 2 गुना होता है तो 2-2 लाख का तो अलॉटमेंट सबको मिल जाएगा और बाकी ऊपर के अमाउंट पे हो जाएगा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो वहां पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना आप अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करते हो, उसके बेसिस पे आपको मैक्सिमम अलॉटमेंट मिल जाएगा। सेकेंड इंटरेस्टिंग कैटेगरी यहां पे होने वाली है रिटेल की। देखिए रिटेल कैटेगरी में ना बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं हमेशा कहता हूं, एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है, पर इस कंप्लीट एफपीओ में शायद वो यूज हो जाए, क्योंकि 44 लाख टोटल एप्लीकेशंस होनी चाहिए जो यहां पे आएगी, तब जाके ये एफपीओ रिटेल कैटेगरी में वन टाइम सब्सक्राइब होगा। और 6300 करोड़ का टोटल अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब अगर ये वन टाइम ओवर सब्सक्राइब नहीं होता और आपने 2 लॉट के लिए या 3 लॉट के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको वितने मल्टीपल लॉट्स में मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। बस एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि रिटेल कैटेगरी में जब हम अप्लाई करते हैं 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन होती है। अगर ये 1 गुना भी सब्सक्राइब नहीं होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, तो यहां पे 2 लाख से जस्ट नीचे वाली एप्लीकेशन लगाना सबसे यूजफुल होने वाला है। लास्ट एंड लीस्ट अट्रैक्टिव कैटेगरी होने वाली है स्मॉल एचएनआई, क्योंकि स्मॉल एचएनआई में 900 करोड़ टोटल अमाउंट है जो एलोकेटेड है, एंड 42-43,000 के आसपास एप्लीकेशन आते ही ये कोटा पूरा हो जाएगा। और यहां पे अगर ये कोटा 2 गुना 3 गुना वो सब्सक्राइब हो जाता है, तो 3 आदमी में से या 2 आदमी में से एक को यहां पे अलॉटमेंट मिलेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो इस कंप्लीट कैलकुलेशन को आप समझ लीजिएगा। अब क्या आपको इस एफपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, यह आपको समझना पड़ेगा। यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी भी बन रही थी ऑप्शंस को यूज करते हुए, पर आज के दिन वापस से एफएनओ वहां पे बैन हो चुका है, तो वो अपॉर्चुनिटी को मैं अब यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा। बाय द वे, मेंबर्स के साथ वो अपॉर्चुनिटी, कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस करी थी कि किस तरीके से प्योर मैथ्स को हम यूज कर सकते हैं। आई होप मेंबर्स को मजा आया होगा। अगर आप भी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, एडिशनल सीखना चाहते हैं, वहां पे कोई भी एडवाइस, कोई भी टिप नहीं दी जाती, हम सिर्फ एडिशनल चीजों को सीखते हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, मैथ्स और थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। तो ये हो गया है सारी की सारी चीजें। मैं पर्सनली अपना डिसीजन लास्ट डे पे बनाऊंगा, पर मैं पर्सनली इस कंप्लीट एफपीओ को काफी अच्छी नजर से देख रहा हूं। मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूं और यूज करने का प्लान बना रहा हूं, बिकॉज आज के दिन इस एफपीओ का प्राइस, मतलब वोडाफोन आइडिया का प्राइस मार्केट में काफी अच्छा चल रहा है एज कंपेयर टू किस पे हमें अलॉटमेंट मिलेगा। 13 रुपए के ऊपर चल रहा है। आज मार्केट में जर्क भी आया, उसके बावजूद भी ये काफी स्ट्रांगली हेल्ड कर रहा था। मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स यहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये कंप्लीट टेलीकॉम का सेक्टर ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नॉट ओनली जस्ट वोडाफोन आइडिया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्पेस मुझे लग रही है। तो मैं पर्सनली इसे काफी गौर से नजर रखने वाला हूं और थोड़ा सा कंसिडर करने वाला हूं। आपका क्या ओपिनियन बन रहा है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। अगर आप एफआईएस और डीआईएस का डेटा चेकआउट करोगे तो एफआईएस रेगुलरली एक अच्छा माल बेचता जा रहा है, जो मार्केट के लिए कॉशन का पॉइंट बना हुआ है। अभी मार्केट में फॉल में सबसे मेजर कारण ही बन रहा है एफआईएस की तरफ से सेलिंग का। साथ ही आप में से काफी लोग पूछेंगे कि आज के दिन मार्केट में अचानक से 1 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ कि फ्री फॉल स्टार्ट हो गया।
फ्री फॉल का सबसे मेन कारण था आज के दिन इजराइल की तरफ से अपडेट। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने आज के दिन एक स्टेटमेंट दिया कि ईरान ने हम पे हमला तो कर दिया, अब उसका असली जवाब हम देंगे, और जब हम जवाब देंगे पूरी दुनिया देखती रहेगी, इतना करारा जवाब मिलेगा। वैसे ऐसा स्टेटमेंट उनके प्राइम मिनिस्टर भी दे चुके थे, पर उस समय छुट्टी थी तो उसका इंपैक्ट नहीं हुआ। पर आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट आज ये एक बड़ी न्यूज आई जिसके बाद में काफी ज्यादा मार्केट में टर्मोइल स्टार्ट हो गया। प्लस एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था आज के दिन कि पावेल साहब भी जो कह रहे थे कि रेट कट हो जाएगी, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी खत्म हो गई है उनके एक स्टेटमेंट के थ्रू, जहां पे उन्होंने कहा है कि इस साल रेट कट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज बाकी सारी चीजें शांत नहीं हो रही है। यूएस वैसे इस कंप्लीट ईरान और इजराइल के मैटर में काफी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो इजराइल को समझा भी रहा है, देख उसने मिसाइल फेंकी तेरे पे और तूने सारी मिसाइल फोड़ दी और एक भी तेरा अटैक नहीं हो पाया, तो ये तेरी जीत हो गई। अब यूएस इतनी इसमें क्यों टांग लगा रहा है? क्योंकि वहां पे भी इलेक्शन है। इलेक्शन ईयर में ऐसा कोई टर्मोइल कोई भी कंट्री नहीं चाहती है, इसलिए यूएस भी चाह रहा है कि कंप्लीट मामला शांत हो जाए। जितना टाइम व्यतीत होता जाएगा उतना इस कंप्लीट न्यूज का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। मैं तो पर्सनली ये समझता हूं कि अगले 5 दिन इस न्यूज का इंपैक्ट आएगा। अगर अगले 5 दिन में ऐसा कुछ भी टर्मोइल नहीं होता है कि इजराइल एक बहुत बड़ा अटैक कर दे, तब हम मानेंगे कि ये तो सिर्फ एक कहने की बात है कि मैं तेरा घर तोड़ दूंगा, मैं तेरा घर तोड़ दूंगा, मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मैं तेरे साथ ये कर दूंगा। ये सारी बात हो रही है, मान के इसको खत्म कर देंगे, जैसा हमारा रशिया यूक्रेन के केस में हुआ था। एक न्यूज का एक इंपैक्ट एक समय तक होता है, एक समय के बाद मार्केट उस न्यूज को डाइजेस्ट कर लेता है। आई फील नेक्स्ट 3-4 दिन 5 दिन मैक्सिमम होता है जहां पे इस न्यूज का अगर कुछ इंपैक्ट आता है, इन्फ्लो होता है, तो मार्केट में भी आपको इंपैक्ट दिख जाएगा। चलिए अब चलते हैं मार्केट की, निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर आप निफ्टी को चेकआउट करोगे तो आज के दिन निफ्टी में 2.5 दिन का फंडा लग रहा था, जिसके बाद मार्केट में बाउंस बैक भी आया। पर बाउंस बैक में जैसे ही 22,300 के ऊपर गया, देखो अगर आप ये समझ लो कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया तो नहीं, 2.5 दिन का बाउंस बैक आपको इतना ही मिलेगा, और स्टॉक स्पेसिफिक तो आपको काफी अच्छा बाउंस बैक मिल भी गया था। पर वापस से जैसे ये न्यूज आई 1:15 बजे के बाद मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिला। अब जिस रेंज में मार्केट है ना 22,000 के आसपास का, ये एक ऐसी रेंज है जहां पे अब अगर मार्केट को संभलना है अगले 1-2 दिन में, तो यही एरिया होता है जहां से संभलना है। अगर अगले 1-2 दिन में मार्केट यहां से नहीं संभलता तो आने वाले 1 आधा हफ्ता और मार्केट में कंफ्यूजन कंटिन्यू रह सकता है। इस चीज को आप बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। कल इंट्राडे में बात करी जाए तो अगर मार्केट कभी भी 22,050 के लेवल को क्रॉस करके भी ऊपर जाता है, ये मैंने बहुत छोटी सी रेंज रखी है जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, अगर वहां पे फ्लैट ओपन हो जाए, हल्का फुल्का गैप अप या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद, इस रेंज में व्यतीत करने के बाद अगर 22,050 की रेंज को क्रॉस करता है, तो मैं वहां पे पर्सनली एटलीस्ट एक बार बुलिश पोजीशन को अटेम्प्ट करूंगा। ऑल्दो वहां पे रिस्क रहेगा, पर रिस्क मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है तो मैं वहां पे नोटिस रखूंगा। अगर मुझे मार्केट में रिवर्सल के लिए प्ले करना हुआ, तो अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। रिवर्सल के लिए वापस से इंपॉर्टेंट एरिया बना रहेगा 22,350 का एरिया। उसके बाद अगर आपको एक ऐसी कैंडल मिले जहां पे अपर विक लंबी और नीचे ऐसा सेलिंग से आपको कैंडल मिले 5 मिनट या 15 मिनट में, तो वहां से हमारी सेलिंग स्टार्ट होती है। फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग अगर मार्केट 21,950 राउंड फिगर में तोड़ता है गैप अप ओपनिंग के बाद, फ्लैट और गैप डाउन ओपनिंग के बाद मैं कुछ शॉर्ट नहीं करूंगा। पर अगर गैप अप ओपनिंग होती है, चाहे वो हल्की सी गैप अप क्यों ना हो, 30 पॉइंट की गैप अप क्यों ना हो, और उसके बाद 21,950 तोड़ता है, तो मैं सीधा नीचे शॉर्ट के लिए फोकस कर लूंगा। अगर मुझे शॉर्ट करना हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो कल के दिन में प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी को, सेकंड मेरी प्रेफरेंस जाएगी निफ्टी को। दोनों में काम एग्जैक्टली सेम रहेगा। यहां पे इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा 47,200। 47,200 के ऊपर जाते ही हमारे पास एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आती है। शॉर्ट के लिए वापस से एरिया बना रहेगा 48,000 के आसपास का, जो एक मेजर रेजिस्टेंस बना रहेगा। यहां पे अगर कुछ रिवर्सल होता है तो वो एक एरिया रहेगा। दूसरा शॉर्ट का तरीका वही होगा, अगर मार्केट वापस से 46,900 850 की रेंज को क्रॉस करता है नीचे की साइड में, और वो क्रॉस करता है फ्लैट या फिर गैप ओपनिंग के बाद, तो मैं उसको सीरियसली लेके शॉर्ट करने का प्लान करूंगा। वरना उड़ते तीर मैं नहीं लूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है उसके बाद चाहे सीधा ही चले जाए, जब तक मुझे कोई फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा मैं रैंडमली शॉर्ट करने के फेवर में नहीं रहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट स्ट्रेंथ में आ गया है, मार्केट स्ट्रेंथ में नहीं आया, मार्केट अभी भी वॉलेटाइल है, पर जिस रेंज पे आ गया है इसके बाद अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो वहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठ पाएगा, तो मुझे थोड़ा सा अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड का फ्री कॉल अगर हमारी टीम के साथ आप बुक करना चाहते हैं तो उस फ्री कॉल को बुक करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू वेरी सून।